नमस्कार। महंगाई में आटा गीला। आमतौर पर इस प्रसिद्ध कहावत का प्रयोग किसी काम के और बिगड़ जाने के संदर्भ में किया जाता है, लेकिन आजकल ये कहावत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ ज़्यादा चरितार्थ होती दिख रही है। इस देश में प्रतियोगी परीक्षाएं ऐसे ही कछुए की चाल से पूरी होती थी, लेकिन कोरोना ने इसको 2 साल और पीछे धकेल दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन 2 सालों में हमारे भाइयों की उम्र तो नहीं रुकी। खैर, जो भी हो, एक ऐसा संकट था जिसमें सरकारें विवश थी, लेकिन जो चीज़ सरकारों के बस में है वो ये कि इन सभी नौकरियों के लिए आयु सीमा 2 वर्ष बढ़ा दी जाए और त्वरित गति से इन सभी खाली पदों की भरपाई अविलंब की जाए, ताकि जो भी हानि इन 2 वर्षों में हुई है उसकी भरपाई की जा सके। लेकिन हमारी सरकारें इतनी सेंसिटिव होती तो आज बेरोजगारी की इतनी विकट स्थिति नहीं हुई होती। माना कि जनसंख्या की तुलना में सरकारी पदों का सृजन नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकारी पदों को तो भरा ही जा सकता था। पेंडिंग पड़ी हुई परीक्षाओं के लिए यदि अभ्यर्थी को आंदोलन करना पड़े या हैशटैग कैंपेन चलाना पड़े, तो इससे बड़ा क्रूर मजाक या दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। स्थिति कितनी गंभीर है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केवल जॉब नोटिफिकेशन या परीक्षाओं के आयोजन और चयन प्रक्रिया में देरी नहीं हो रही, बल्कि कुछ जगहों पर तो ज्वाइनिंग के लिए लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए आंदोलन तक करना पड़ रहा है, चूंकि 2 साल गुजर गए। लेकिन इससे जुड़ी एक दूसरी समस्या भी है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया होगा, और वो है कि सरकारी नौकरियों में दिन प्रतिदिन वैकेंसी कम होती जा रही है। आखिर नंबर ऑफ वैकेंसी डे बाय डे कम क्यों होती जा रही हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं तथा इससे निपटने के लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे ज्ञानवर्धक वीडियोज हों वो आपको समय पे मिलते रहें। यदि DOPT यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो केंद्र सरकार के नौकरियों की कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री है, जिसके मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उनके आंकड़ों पर नज़र डालें तो साफ साफ नज़र आएगा कि विगत वर्षों की तुलना में नंबर ऑफ वैकेंसीज में भारी गिरावट आई है। एलीट क्लास की नौकरियां देने वाली संस्था UPSC ने 2014 की तुलना में 2021 में लगभग 48% कम पदों का आवेदन मांगा है। 2014 में जहां UPSC में कुल पदों की संख्या, ये मैं बात कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, जिसमें पदों की कुल संख्या 1364 थी, वही वर्ष 2021 में घट के महज 712 रह गई है। लगभग 48% का गिरावट आया है। और यह गिरावट केवल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। UPSC जो अन्य चीज़ों का एग्जाम भी लेती है, जिसमें डिफेंस, पैरामिलिट्री, इंजीनियरिंग और मेडिकल्स भी हैं, और ओवरऑल जो डिप्रेसिएशन है, ओवरऑल जो गिरावट है पदों का, वो लगभग 30% है UPSC में। केंद्र सरकार में UPSC के बाद दूसरी अच्छी नौकरी देने वाली संस्था है SSC। इसके द्वारा आमंत्रित पदों में तो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, लगभग 96% की गिरावट आई है। केंद्र सरकार में सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाली संस्था भारतीय रेल के तो क्या कहने, उसी के लिए तो हैशटैग कैंपेन चलाए जा रहे हैं। IBPS की स्थिति तो और बुरी है। जब से बैंकों का मर्जर हुआ है उसकी स्थिति भी कमोबेश SSC की तरह हो गई है। राज्यों की स्थिति तो भगवान भरोसे ही है। बढ़ती आबादी को रोजगार और विभागों में बढ़ते काम के निपटारे के लिए जहां अधिक कर्मचारियों की ज़रूरत थी, वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। इसके 3 प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला ऑटोमेशन, दूसरा डिजिटाइजेशन और तीसरा प्राइवेटाइजेशन। जहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से कार्यालयों में काम की प्रक्रिया तेज और सरल हुई है, तो वहीं कम कर्मचारियों में भी काम संभल जा रहा है। लिहाजा सरकारें भी कम कर्मचारी चाहती हैं, और वो भी परमानेंट की बजाय एडहॉक, कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट टाइम जॉब्स को प्रेफरेंस दे रही हैं, ताकि पैसे बचाए जा सके। इससे सैलरी भी कम देनी पड़ेगी और कर्मचारियों के ऊपर होने वाले अन्य खर्चों से भी बचा जा सकता है। खुद सिस्टम में बैठे कुछ बड़े अफसर इस बात को स्वीकार करते हैं कि सरकारें कॉस्ट इफेक्टिव हो रही हैं और एडहॉक या प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, ताकि पैसे बचाए जा सके। 2004 में शुरू हुआ नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS
को भी इसी दिशा की तरफ देखा जा सकता है। चलिए इस बात को दो उदाहरणों से समझते हैं। पहला शिक्षा मित्र और दूसरा MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जो डिफेंस में जनरल मेंटेनेंस का काम देखती है। वर्ष 2019 में MES की लगभग 10,000 सीटों को भरने के बजाय उनको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि अब इन सीटों की जगह कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर लाए जाएंगे, ताकि काम भी तेज होगा और पैसे भी बचेंगे। यही हाल राज्य सरकारों में शिक्षा मित्रों का है। कम खर्चों में स्कूलों में पठन पाठन का काम हो जाए, इसके लिए सरकारों ने कॉन्ट्रैक्ट पे शिक्षक रख लिए और नाम दिया शिक्षा मित्र। बिहार में इनकी सैलरी तो महज 1500 रुपये से शुरू हुई थी, जो काफ़ी विरोध प्रदर्शन के बाद आने वाले समयों में बढ़ के अब कुछ काम चलाऊ हो पाई है। लेकिन सबसे रोचक है बिहार सरकार का वो हलफनामा जो उसने शिक्षा मित्रों के समान काम और समान वेतन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में दिया था। समान काम और समान वेतन के लिए बिहार के 3.5 लाख से ज़्यादा शिक्षा मित्र पटना हाई कोर्ट से जब अपने पक्ष में फैसला लेने में सफल रहे, तो बिहार सरकार ने न केवल इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, बल्कि हलफनामा दायर करके कोर्ट को आगाह किया कि यदि कोर्ट ने शिक्षा मित्रों के पक्ष में फैसला दिया तो वह इतने बड़े वेतन को सह पाने की स्थिति में नहीं होगा। सबसे बड़ी अचरज की बात है कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के उस हलफनामे को सपोर्ट किया, क्योंकि यदि ऐसा होता तो अन्य राज्यों में भी इसका असर पड़ता और सरकार को पैसे देने पड़ते, जिसका असर हुआ कि बिहार के शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट में अपना केस हार गए। इसके पीछे का पूरा खेल तो आप समझ ही गए होंगे, और इससे स्पष्ट होता है कि सरकारें अपना खर्च कम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती, और यह स्थिति किसी एक पार्टी या सरकार का नहीं है, बल्कि प्रत्येक सरकार और प्रत्येक राजनीतिक दल ऐसा ही कर रही है। नहीं तो पूरे भारत में रोजगार की स्थिति एक समान कैसे हो सकती थी? क्या कोई ऐसा भी राज्य है इस देश में जहां रोजगार के एक भी पद खाली ना हो और समय पे सारे भर दिए जाते हो? ऐसा कोई नहीं है। तो क्या सरकारों का काम केवल टैक्स वसूलना ही रह गया है? रोजगार देना भी तो सरकार का ही काम है, और संविधान में तो कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई थी, जिसमें सरकार अपने नागरिकों की हर तरह से देखभाल और उनकी सेवा करेगा। ऐसे में फिर सरकार जनता के ऊपर अगर रोजगार के नाम पे ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो फिर उससे घबराती क्यों है? इन सारे मुद्दों से आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरियों के प्रति सरकार की अभिमंशा है क्या। ऐसे में ज़रूरत है कि आप इन नौकरियों के लिए बेशक कठिन परिश्रम जारी रखें, लेकिन साथ में अपनी योग्यता के अनुसार किसी और विकल्प पे भी जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके टैलेंट और कठिन परिश्रम के बीच भाग्य भी तो खड़ा है। और यह भाग्य भी कितना साथ देगा जब पर कैंडिडेट किसी पदों की संख्या किसी वैकेंसी में महज दशमलव में आती हो। लेकिन निराशा होने की ज़रूरत नहीं है, परिश्रम से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। इसलिए आप खुद पर भरोसा रखें, अपनी तैयारी जारी रखें और किसी अन्य विकल्प को भी टटोलते रहें कि यदि हमारा एक प्लान फेल होता है तो दूसरा प्लान कामयाब होगा और कम से कम हमारे जीवन में कोई विकट स्थिति नहीं आ पाएगी। वैसे आपको ये विश्लेषण कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।